हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 9 का हिस्ट्री का, जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। और हम इसको स्टोरी वे में समझेंगे, कहानी वे में समझेंगे, बहुत अच्छा समझ आएगा आपको, ठीक है जी। तो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो ये जो वर्ड दिख रहा है ना आपको, हिटलर, ये अपनी अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा, ठीक है जी। तो ये हिटलर था कौन? एक्चुअल में ना ये जर्मनी से बिलोंग करता था, ठीक है। एक ऐसा टाइम आया जब ये जर्मनी का डिक्टेटर बन गया, मैं कहूँ लीडर बन गया। डिक्टेटर का मतलब वही होता है जो अपना राज चलाए, ठीक है, अपनी मर्जी चलाए। तो हिटलर जो था वो जर्मनी का लीडर बन गया था। ओके, ये रही इसकी पिक्चर, ठीक है, बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में दे रखी है। अब सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार इसको याद क्यों रखा जाता है, ऐसा इसने क्या किया था? उसने जेनोसाइडल करवाया था। अब जेनोसाइडल का मतलब क्या है? किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, यानी उसने बहुत सारे लोगों को मरवाया था। किन लोगों को मरवाया था? उसने 6 मिलियन से ज़्यादा ज्यूज़ को मरवाया था, 2 लाख से ज़्यादा जिप्सीज़ को मरवाया था और 1 मिलियन से ज़्यादा पोलिश सिविलियन को मरवाया था। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 60 लाख, 2 लाख और 10 लाख, देखो कितने सारे लोगों को मरवाया था। इसके साथ साथ उसने 70,000 जर्मन्स को भी मरवाया था। अब बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि सर वो जर्मनी से ही था तो उसने जर्मन लोगों को क्यों मरवाया? मैं आपको बता दूं, वो चाहता था कि जर्मनी को बहुत पावरफुल कंट्री बनाए। और एक कंट्री को पावरफुल तभी बनाया जा सकता है जब उसके लोग जो हो सादा पावरफुल हो। तो जितने भी फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड लोग थे ना जर्मनी के अंदर, उसने उन सबको मरवा दिया। 70,000 से ज़्यादा लोग जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे उनको मरवा दिया, ठीक है। तो उसने एक तरह से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करा, है ना। बिल्कुल मानवता के खिलाफ उसने ये सारा का सारा क्राइम करा था। मतलब ये देखो कितनी घिनौनी हरकत करी उसने, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि यार ऐसे उसने क्यों किया, क्यों मरवाया इतने सारे लोगों को, ठीक है, और कैसे मारा इतने सारे लोगों को। मैं आपको बता दूं कि हिटलर की एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, जिसका नाम था नाजी, ठीक है। तो नाजी के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जिन भी लोगों को मरवाना होता था ना उनको एक कंसंट्रेशन कैंप में लेकर जाते थे। एक जगह होती थी, वहाँ पर लेकर जाते थे और वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ देते थे और वो सारे के सारे लोग जिनको मारने के लिए लाया गया था उनको मार दिया जाता था, ठीक है जी। तो आपको इससे ये भी समझ आ गया होगा कि नाजिज़म क्या है, ठीक है। नाजी एक पार्टी थी और उस पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, उस आइडियोलॉजी को यानी उस सोच को फॉलो करने वाले लोगों को नाजिज़म कहा जाता था, ठीक है। यानी उस सोच को, नाजी पार्टी की सोच को नाजिज़म बोला जाता था। ओके जी, ये क्लियर हो गया। अब हमें ये समझना है कि यार इस स्टोरी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ठीक है। तो मतलब ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे वो लीडर बना, कैसे उसने इतने सारे लोगों को मरवाए। तो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो देखो जी, जो स्टोरी बिगिन होती है ना वो होती है 1914 से। अब 1914 में ऐसा क्या हुआ था? 1914 में हुआ था जी वर्ल्ड वॉर। अब सबसे पहले तो यार ये वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? जब दुनिया के बहुत सारे देश आपस में लड़ने लग जाए ना तो उसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं। और ये पहली बार हो रहा था इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन वही आता है कि आपस में सारे के सारे देश क्यों लड़ने लग गए थे? इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो है कि बहुत सारी कंट्री जो थी वो अपना एरिया इंक्रीज़ करना चाहती थी, अपना एरिया बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने साथ वाली कंट्री पे हमला कर दिया, ठीक है। और दूसरा है उसे रिसोर्सेज चाहिए थे, जैसे कि तेल वगैरह चाहिए था, तो उसने साथ वाली कंट्री पे हमला कर दिया जिसके पास रिसोर्सेज थे, तो इससे लड़ाई स्टार्ट हो गई। और ऐसा ही बहुत सारा हुआ, बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो गए, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है जी। ये 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर चला। ओके जी। अब वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट में बढ़ चुका था, 2 पावर में बढ़ चुका था। अकेले पकेले लड़ाई लड़ने में मज़ा नहीं आता ना, तो जैसे कि स्कूल में भी होता है, अकेले अकेले लड़ रहे होते हैं तो फिर 2 गैंग बन जाते हैं। तो वैसे ही हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी 2 गैंग बन गए। एक का नाम था एक्सिस पावर, जिसको सेंट्रल पावर भी बोला जाता है, और एक का नाम था अलाइज पावर, इसको अलाइड पावर भी बोला जाता है, ठीक है जी। कंफ्यूज मत होना अगर मैं बाद में अलाइड यूज़ कर दूँ इसकी जगह। ओके जी। अलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्रियाँ थी? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, ठीक है। इन तीनों का ही नाम याद रखो अभी, ओके। और जो हमारे एक्सिस पावर में थे वो थे ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑटोमन टर्की एम्पायर और जर्मन एम्पायर, ठीक है। अब एम्पायर क्या होता है? एम्पायर का मतलब होता है कि जिसमें क्या हो, बहुत सारी स्टेट्स को मिलाकर बनाया गया हो, छोटे छोटे पार्ट को मिलाकर बनाया गया हो और जहाँ पर राजा का राज चलता हो, ठीक है, मोनार्की हो। तो इसका मतलब एक्सिस पावर में जितने भी थे आप देख सकते हो सब में एम्पायर लगा हुआ था, यानी इन सब पे राजा रानी रूल करते थे और ये तीनों की तीनों डेमोक्रेसी थी।
ओके जी। अब मैंने आपको बताया था जो हिटलर था वो जर्मनी से था, तो हमको जर्मन के बारे में अच्छे से देखना है, जर्मन एम्पायर के बारे में अच्छे से देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे आएगा नहीं एग्जाम में, बट जर्मनी के लीडर का जो नाम था, यानी जो किंग का, मोनार्क का नाम था, वो था कैजार वेलम सेकेंड। ठीक है जी। अब देखो हुआ क्या, स्टार्टिंग में जब एक्सिस पावर और अलाइड पावर के बीच में जब लड़ाई हुई 1914 में, 1960 तक जो है वो जर्मन एम्पायर बहुत अच्छे से लड़ रहा था। उसने तो इनिशियली क्या किया था, फ्रांस और बेल्जियम का एरिया भी अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, देखो ये 3 बड़ी बड़ी कंट्री है, इसके अलावा भी छोटी छोटी कंट्री थी, फ्रांस भी था, बेल्जियम और भी छोटी छोटी कंट्री थी। और बट इसमें मैंने बड़े बड़े ही दे रखे हैं आपके बुक में, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। ठीक है, तो जर्मन एम्पायर बहुत अच्छे से लड़ा स्टार्टिंग में। उसने क्या करा, फ्रांस और बेल्जियम का एरिया तक अपने एरिया में ले लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था उसका एरिया। बट अचानक से फिर क्या हुआ, 1917 के अंदर यूएस जो था वो अलाइड पावर में एंटर हो गया, यानी उसने अलाइज पावर को ज्वाइन कर लिया, यानी जिस पे पहले इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया थे, अब यूएस भी आ गया। और अलाइड पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अलाइड पावर ही जीती। ठीक है, लिखा ना वॉन, जीती। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलाइड पावर जीती और ये जो जर्मन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर है और ऑस्ट्रियन एम्पायर है, जब हार गए तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, हम जर्मन एम्पायर के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, जैसे ही इम्पीरियल जर्मनी, यानी वो राजा रानी वाला सिस्टम, आपको पता है ना, राजा जो था हमारा कैजार वेलम, जब उसने देखा कि भैया हम तो हार गए, तो उसने क्या कर दिया, एब्डिकेट कर दिया, यानी अपनी पोस्ट छोड़ दी। उसने कहा कि मैं राजा नहीं हूँ, मेरे से तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो बचा ही नहीं पाया अपने एम्पायर को, तो इसलिए अपनी उसने पोस्ट छोड़ दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर लिखा है एम्पायर, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। ठीक है, जो कैजार वेलम था वो तो था ही था, बट वहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी भी थी। ठीक है, बट जो रूल था वो कैजार वेलम का ही चलता था। ठीक है, और है ना, क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना, वो बार बार जर्मन एम्पायर को, कैजार वेलम को, अपने किंग को बोलती थी आप मत लड़ो, ये मत करो, वो मत करो। ठीक है, मतलब बहुत अड़ंगी लगाती थी जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, तो जैसे ही किंग ने अपनी पोस्ट को छोड़ा ना, तो उस टाइम उसके बाद क्या हुआ कि द एब्डिकेशन ऑफ एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, किन्होंने, पार्लियामेंट्री जो पार्टीज़ थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जर्मनी के अंदर, उन्होंने फ़ायदा उठाया और जर्मन की बिल्कुल पॉलिटिक्स चेंज कर दी। उन्होंने क्या किया कि जर्मनी जो एक मोनार्क था, जो राजा रानी के अंडर आता था पहले, अब उसको डेमोक्रेसी बनाने का सोचा। डेमोक्रेसी का मतलब अब कोई राजा रानी नहीं है, अब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, संविधान आएगा, यानी पहले राजा रूल करता था अपनी मर्जी से, अब वहाँ पर एक बुक आएगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन आएगा जिसके अकॉर्डिंग रूल किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, एक मीटिंग बुलाई गई वैमार में, वैमार एक जगह का नाम है। ठीक है, मीटिंग बुलाई गई, जर्मनी के अंदर ही है, मीटिंग बुलाई गई और वहाँ पर क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को तय किया गया कि हमारा जो लॉ होगा वो कैसा होगा। ठीक है, और बहुत सारे डिप्यूटीज़ को, बहुत सारे लोगों को इलेक्ट किया गया पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, अब पार्लियामेंट में रूल्स रेगुलेशन चलाने के लिए किन्हीं लोगों को तो चुनना पड़ेगा, तो उसको चुना गया। ठीक है, किसके लिए, और मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट होती है उसको संसद बोला जाता है ना, तो जर्मन की जो पार्लियामेंट थी उसको रिचस्टैग बोला जाता था। तो रिचस्टैग में कौन कौन लोग बैठेंगे, ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी के कौन कौन लीडर होंगे जर्मनी के, उसको चुनने के लिए क्या किया गया, इलेक्शन करवाया गया। और जो इलेक्शन करवाया गया उसमें वोटिंग राइट सबको दिए गए। ठीक है, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का यूज़ किया गया, 18 साल से ऊपर सबको, इंक्लूडिंग वुमेन को भी वोटिंग राइट दिया गया कि आप भी जो लीडर है वो चुन सकते हो। ठीक है जी, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि बट दिस रिपब्लिक वॉज नॉट लार्जली सपोर्टेड बाय इट्स ओन पीपल। बट देखो आपको ये तो पता है कि जो राजा रानी वाला सिस्टम होता है वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, लोगों को तो खुश होना चाहिए था कि राजा रानी वाला सिस्टम हट चुका है और वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई है और लोगों को राइट मिलेंगे। बट बहुत सारे लोग जो थे वो हमारे इस रिपब्लिक से, ठीक है, ये जो वाइमार में रिपब्लिक और जो डेमोक्रेसी बनी थी उससे बहुत बड़े लेवल पे नाखुश थे। क्यों जी, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो नाखुश थे? इसका रीज़न है पीस ट्रीटी एट वर्साइल्स। ठीक है, विद अलाइज पावर। ये है क्या, इसका मतलब क्या है? देखो जी, जब हमारा अलाइज पावर जीता था ना, तो उसने कहा जी हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूएस ने बोला जी हमारा बड़ा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग मरे हमारे। ठीक है, और
ये जो इतनी बड़ी लड़ाई हुई है, इसका खामियाजा तो किसी ना किसी को चुकाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, है ना। तो अब हुआ क्या, एक ट्रीटी करी गई, एक एग्रीमेंट करा गया जिसमें ये बोला गया कि जो भी हुआ है ना, ये जर्मनी की वजह से हुआ है, यानी जो वर्ल्ड वॉर हुआ है ये जर्मनी की वजह से हुआ है, और जर्मनी को ही सारी की सारी चीज़ें टैकल करनी पड़ेगी और उसे अपनी इस भरपाई करनी पड़ेगी इस वर्ल्ड वॉर की, यानी जो भी नुकसान हुआ है ना वो जर्मनी ही पे करेगा। इंग्लैंड का जो नुकसान हुआ है, फ्रांस का, रशिया का, यूएस का जो भी नुकसान हुआ है वो जर्मनी ही पे करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या बनाया गया, एक एग्रीमेंट बनाया गया, और उस एग्रीमेंट पे साइन किया था वाइमार रिपब्लिक ने, यानी ये जो हमारी नई डेमोक्रेसी आई थी ना, डेमोक्रेसी के जो लीडर आए थे उन्होंने साइन किया था, ठीक है। लोग तो पहले इनसे इतना गुस्सा थे, क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी अभी बताया था कि जो जब ये लड़ाई हो रही थी, वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो हमारा जो किंग था, कैज़ार वेलम था, उनको बार बार पॉलिटिकल लीडर छेड़ते थे कि आप ये मत करो, लड़ो मत। तो पहले ही लोग इनसे गुस्सा थे, और उसके बाद है ना उन्होंने इस ट्रीटी पे साइन कर दिया, ठीक है। अब इस ट्रीटी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से लोग उस पर गुस्सा हो गए, ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडर्स पे गुस्सा हो गए। पहली बात तो जर्मनी को उस ट्रीटी के अंदर ये लिखा होता कि जो जर्मनी है उसको अपनी सारी की सारी ओवरसीज़ कॉलोनी को है ना छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जिन जिन कंट्रियों पर, जिन जिन एरिया पर जर्मनी ने कब्ज़ा कर रखा है ना, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। फ्रांस का और बेल्जियम का आपको बताया था ना मैंने कि कब्ज़ा करा था इनिशियली, उसको छोड़ना पड़ेगा, और जितने भी एरिया को उसने कब्ज़े में लिया था जर्मनी को, सब छोड़ना पड़ेगा। उसने अपनी 1/10 पॉपुलेशन भी खोई। 1/10 पॉपुलेशन कैसे खोई, बहुत सारे लोग तो वॉर में मर गए, और साथ में जिन एरिया को उसने छोड़ा था, ठीक है, कॉलोनीज़ को छोड़ा था, वहाँ पर भी उसके कुछ लोग रहते थे, उनको भी छोड़ना पड़ा उसे, ठीक है। इसके साथ जर्मनी को अपनी 13% टेरिटरी, अपनी 13% जो लैंड है वो देनी पड़ी, ठीक है। किसको देनी पड़ी, अलाइड पावर की कंट्री को देनी पड़ी, इनको देनी पड़ी, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ कि 70% ऑफ इट्स आयरन, यानी जितना आयरन प्रोडक्शन होता था जर्मनी के अंदर, उसका 75% और 25% ऑफ इट्स कोल वो किसको देना पड़ा, फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क एंड लुथेनिया, इन कंट्रियों को देना पड़ा जर्मनी को, ठीक है। और चौथी चीज़ ये थी कि जो डैमेज वगैरह हुआ है ना वॉर में, जितना भी नुकसान हुआ है अलाइड पावर का, उसके लिए 6 बिलियन पाउंड देने पड़ेंगे जर्मनी को। ये बात भी लिखी गई उस पीस ट्रीटी में। और इसके अलावा ये बोला गया कि जर्मनी जो है वो डीमिलिटराइज्ड हो जाएगा, यानी अपनी टेरिटरी, यानी जो उसका बॉर्डर होता है ना, उसमें से सारी की सारी आर्मी हटा लेगा। अब ऐसा क्यों करा अलाइड पावर ने, ताकि जर्मनी को वीक किया जा सके। और एक और फ़ायदा उठाया उन्होंने, जर्मनी का एक एरिया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, जिसको रिनलैंड बोला जाता था, ठीक है, उस पर भी कब्ज़ा कर लिया अलाइड पावर ने, ठीक है। अलाइड पावर ने उस ग्रीनलैंड पर भी कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, 90s-20s के टाइम में मैं बता रहा हूँ। ओके, क्लियर होगा ये आपको, ठीक है। तो यही दो रीज़न थे। एक तो पहला रीज़न था कि मैनी जर्मन हेल्ड देन वाइमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट द वर्सेल्स। मतलब जो हमारे जर्मन लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, उनको वो है ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानते थे। किसको, वो मानते थे वाइमार रिपब्लिक को, जो नई डेमोक्रेसी आई थी ना उसको रिस्पॉन्सिबल मानते थे, पॉलिटिकल लीडर को रिस्पॉन्सिबल मानते थे। क्यों? क्योंकि पहले तो जी आपने वॉर में अड़ंगी लड़ाई, हमारा जो कैज़ार विलियम था जो भी कर रहा था सही कर रहा था, आपने वॉर में क्यों अड़ंगी लगाई, क्यों उसको बोलते थे ये मत करो वो मत करो। और दूसरी बात, आपने उस ट्रीटी पर साइन क्यों किया जिसमें इतनी सारी की सारी खराब पॉइंट लिखे हुए थे कि लैंड देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, आपने साइन क्यों करा, ठीक है, ये बात बोली गई। बट वाइमार रिपब्लिक की तरफ से और जो जर्मनी के जो लीडर थे, जो पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए थे, उन्होंने बोला कि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था, हम हारे थे तो हमको तो एग्रीमेंट पे साइन करना ही पड़ा, है ना, ये बात उन्होंने बोली। बट जो लोगों का गुस्सा था वो रुका नहीं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, द इफेक्ट ऑफ वॉर, ठीक है, यानी वॉर का, ठीक है, जो लड़ाई हुई थी इसका लोगों की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा, किन की लाइफ पे, हमारे यूरोप के लोगों की लाइफ पे क्या असर पड़ा। मैं आपको बता दूं, द वॉर हैड डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। मतलब पैसों का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लोगों के माइंड में भी बहुत डर बैठ गया कि यार कभी भी लड़ाई हो सकती है, खून खराब हुआ, कितना एक होता है ना डर का माहौल आ गया लोगों के माइंड में, ठीक है। अब ये कॉन्टिनेंट लिखा, कॉन्टिनेंट आपको पता है ना, जर्मनी कहाँ है, जर्मनी यूरोप कॉन्टिनेंट में है। और जो मेनली लड़ाई हुई थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था ना, वो पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्रियों के बीच में ही हुआ था, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूरोप पे पड़ा। एक टाइम ऐसा था जब जो यूरोप था, जो कॉन्टिनेंट था पूरा, वो दूसरों को उधार देता था, ठीक है, मतलब वो क्रेडिटर
हुआ करता था एक टाइम पर, दूसरों को पैसे देता था, बट वो डेटर बन चुका था, यानी उस खुद को पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी उसको। ठीक है जी। और लोगों का गुस्सा, जो नॉर्मल लोग थे उनका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि जो भी बंदा दिख जाता पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते हुए ना, जैसे कुछ लोग थे, जैसे कि सोशलिस्ट थे, कैथलिक्स थे, डेमोक्रेट थे, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते थे उनको खुल्लम खुल्ला हैरेस किया जाता था, मारा जाता था। ठीक है, अटैक किया जाता था। जो भी कंजर्वेटिव लोग थे जिनका मानना था कि किंग ही अच्छा था, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो वेमार रिपब्लिक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो क्या करते थे, ये जो सोशलिस्ट, कैथलिक्स और डेमोक्रेट्स को है ना, जहाँ मिल जाता था ना उनको चिढ़ाते थे, मॉक करते थे, नवंबर क्रिमिनल बोलते थे। अब ये नवंबर क्रिमिनल्स क्यों बोलते थे, मैं आपको बता दूं, जो वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था ना, ठीक है, जिसमें जो जर्मनी है वो हारा था, वो वर्ल्ड वॉर नवंबर में ही एंड हुआ था, यानी डिफीट जो हुई थी जर्मनी की वो नवंबर में ही हुई थी। तो इसी वजह से नवंबर क्रिमिनल्स कह के सोशलिस्ट, कैथलिक्स और डेमोक्रेट्स को चिढ़ाया जाता था कि देखो जी, आप ही की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर आप ऐसे अड़ंगी ना लगाते वॉर के अंदर तो कभी भी हम हारते ना, और साथ में आपने साइन भी कर दिया उस ट्रीटी पे। तो जो लोग सपोर्ट करते थे ना, किसको, वेमार रिपब्लिक को, उन सबको कटघरे में खड़ा कर दिया और सबको चिढ़ाया जाता था, बोला जाता था। ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट द डीप इम्प्रिंट ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी। मैं आपको बता ही चुका हूँ, यूरोपियन सोसाइटी का ना बहुत नुकसान हो गया था, बहुत बुरा हो गया था, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया था पूरी की पूरी यूरोपियन सोसाइटी पे, लोगों के माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था। ठीक है। सोल्जर केम टू बी प्लेस्ड अबव द सिविलियन। सोल्जर जो थे, जो सैनिक थे, उनको सिविलियन से यानी नॉर्मल लोगों से बहुत ऊंचा समझा गया, ऊंचा समझा जाने लगा। क्यों समझा जाने लगा? क्योंकि उन्होंने वॉर लड़ी थी। माने जाने लगा कि यार यही है जिनकी वजह से आज हम जिंदा है। ठीक है। ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड। अब ये ट्रेंच का मतलब क्या होता है? ट्रेंच मतलब वो नहीं होता कि जैसे कोई सोल्जर होता है, आपको पिक्चर दिख रही होगी, जो सोल्जर होता है वो क्या करता है, ट्रेंच यानी वो जो नीचे वाला एरिया होता है, जो सुरंगें होती है उसमें रहता है। तो उस लाइफ को बहुत ही ग्लोरीफाई किया गया कि देखो जी, ये है हमारा जो सोल्जर है, ठीक है, अपनी जान की रक्षा करता है और कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए, और हमारे लिए मर रहे हैं, ये हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ठीक है। उनको बिल्कुल ही भगवान बना दिया गया, जो कि एक अच्छी बात भी थी, पर जो रियलिटी थी वो बहुत अलग थी। ठीक है। जो सोल्जर थे उनको दिन ब दिन खून देखना पड़ता था, इतने सारे लोग मर रहे थे उनको देखना पड़ता था, अपने दोस्तों को खोना पड़ता था उनको डेली। ठीक है। तो जब ये वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो बहुत बुरा हुआ सोल्जर्स के साथ। उनकी लाइफ को ग्लोरीफाई तो किया गया, बट साथ ही में सबको पता था कि रियलिटी क्या है, क्योंकि जो सोल्जर थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था वॉर के अंदर। ठीक है। पॉलिटिशियंस वगैरह जो थे और जो पब्लिसिस्ट थे वो क्या करते थे, ज़्यादा इम्पैक्ट डालते थे ताकि लोगों को एग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन बनाया जा सके। मतलब वो लोगों को गुस्सेदार बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि लोगों में गुस्सा भड़के, क्योंकि अगर आप गुस्सा भड़काओगे लोगों के मन में तो क्या होगा, जो लोग हैं वो लड़ने के लिए उतारू रहेंगे और आर्मी ज्वाइन करेंगे। ठीक है। और जो वर्ल्ड वॉर में तो सारी कंट्रियाँ यही चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी को ज्वाइन करें, है ना। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड द नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड द सेंट्रल स्टेज इन द पब्लिक स्पेयर। यानी बहुत सारे लोग जो थे अब इस भड़कावे में आ भी रहे थे कि यार हमें इन कंट्रियों को जवाब देना है। जो देखो, जर्मनी हार तो गई थी, बट अभी भी लोगों के मन में गुस्सा था। जैसे कि हमारे साथ कुछ हो जाता है, हमारी कंट्री में कुछ हो जाता है तो लोगों के मन में गुस्सा होता है ना, वैसे ही गुस्सा जो था अब जर्मनी के उसमें भी आ चुका था कि यार देखो, हमारे साथ अब बुरा तो हो गया है, बट हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ उनका वेमार रिपब्लिक पर भी गुस्सा था। ठीक है। और इसी वजह से जो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप थी ना वो ग्रो हो गई थी। अब इसका मतलब क्या है, जो लोग थे उनके मन में आ चुका था कि यार ये जो डेमोक्रेसी है ना ये अच्छी नहीं है। ठीक है। वो चाहते थे कि ऐसा लीडर जो क्या कर सके, उनको लीड कर सके। ठीक है। और यहीं पर हिटलर की एंट्री होगी, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और जो आइडिया था डेमोक्रेसी का उसको फ्रजाइल समझा जाने लगा। ठीक है। उनको बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये जो है डेमोक्रेसी है ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी। ठीक है। इंस्टेबिलिटी आ गई थी डेमोक्रेसी में। ठीक है जी। ओके जी, अब आते थोड़े से क्वेश्चन की बारी। ठीक है जी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, जो आपने फर्स्ट पार्ट अभी देखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जिससे मेरे को पता चल जाए कि आपको समझ आ चुका है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जो वर्ल्ड था किन दो पावर में बट चुका था? पहला क्वेश्चन ये है आपका। सेकेंड क्वेश्चन ये बताओ मेरे को कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन जो आपको ये बताना है कि जो जर्मनी था वो किस पावर में था? जो दो पावर थी, दो में से किस पावर में था जर्मनी? ठीक है जी।
चौथा क्वेश्चन, उस ट्रीटी का नाम क्या था जो हार्श ट्रीटी इम्पोज करी गई थी ना जर्मनी पे, उस ट्रीटी का नाम क्या था, ठीक है। और वो जो रिपब्लिक था उसको एक प्लेस के नाम से जानते थे ना, डैश रिपब्लिक कहते थे, तो वो डैश उस एरिया का नाम बताना है आपको, ठीक है जी। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके आंसर का वेट करूँगा, ठीक है जी। यहाँ पर होता है आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और मज़ा आया हो। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो शेयर करो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में मेरे न्यू चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी सब्सक्राइब करना। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ओके जी, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा नोट्स का लिंक, बट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा होगा वो जीपी लिंक करके दे रखा होगा, ठीक है। जीपी लिंक को कैसे ओपन करना है, जीपी लिंक से नोट्स कैसे ओपन करने हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक वीडियो बना रखी है मैंने कि जीपी लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करना है। बाकी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, ठीक है। डाउनलोड करना, वहाँ पर मेन पॉइंट स्टडी 9 जाकर लिखना, आप 9th क्लास के मेन पॉइंट स्टडी के चैनल पे आ जाओगे। सारे के सारे जितने भी नोट्स मैंने अभी तक अपलोड करे ना, वो सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। अगर मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है यार। तो दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम फेसबुक पर चाहो तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।